नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश भर में लाखों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कई विभागों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। सरकार के खिलाफ 10 ट्रेड यूनियनों ने मोर्चा खोल दिया है। अपनी कई मांगों को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतरे हुए हैं और इस हड़ताल में कई विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। देश के हर कोने में इस हड़ताल का असर दिखा। ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि सरकार की नीतियां श्रमिक विरोधी हैं। वेतन बढ़ोतरी समेत श्रमिक संगठनों की 12 मांगे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीकॉम, कोल, स्टील, बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के 10 श्रमिक संगठनों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उम्मीद की जा रही थी करीब 20 करोड़ ये जो श्रमिक हैं वो हड़ताल पर हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या सरकार ट्रेड यूनियनों की मांग मानेगी? देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से देश में हाहाकार मचा हुआ है। हड़ताल की वजह से दफ्तरों में सारे कामकाज ठप रहे। देश की प्रमुख 10 ट्रेड यूनियंस देशव्यापी हड़ताल पर हैं। ये सभी यूनियंस संस्थानों के ठेकाकरण, मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, महंगाई पर लगाम जैसी तमाम मांगों के साथ हड़ताल पर हैं। 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। कई जगह सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित रहा। हड़ताल के दौरान कई जगहों पर तीखी झड़पें भी हुई। हड़तालियों ने राजधानी दिल्ली से लेकर राज्य की राजधानियों में जमकर बवाल काटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतले फूंके। आज ये मांग लेके उतरा हूँ, हमारा देश का जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसका मूल्य आप कंट्रोल करो। मजदूर को जो लीगल आपका सैलरी है 18,000 हमारा मिनिमम सैलरी है, ये लागू करो। ये मांग भी है। रेल का निजीकरण बंद करो। बर्गर रीजन की जो मुख्य जो प्रॉब्लम है, जो पल्सेस इंपोर्ट करने से सारा इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट उसके साथ में व्यापार पूरा सत्यानाश हो रहा है। इसके लिए हम है ना बेरोजगार हो रहे हैं। इसलिए हम इंपोर्ट करने पे 35% टैक्स डालना बोल के हम पूछ रहे। वो टैक्स में डालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे हट रहे। मोदी सरकार जो श्रमिक मारण नीति ले लिया है उसको विरोध करके हमारा 2 दिन सेंट्रल ट्रेड यूनियन 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन वो डकरा दिया धर्मघट करने के लिए। इसलिए हम सीआईटी से तरफ से आज हम बंद किया। हड़ताल का असर सबसे बड़े राज्य यूपी पर ज्यादा पड़ा है। पुरानी पेंशन बहाली समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से भी 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया है, जिसका असर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं हड़ताल का असर आयकर विभाग में भी दिखा। कर्मचारियों ने 2 दिन तक लगातार हड़ताल का दावा किया है। आयकर संबंधित काम कराने वाले लोगों को बेरंग वापस लौटना पड़ा। सभी कर्मचारी अधिकारी परिसर में बाहर मौजूद धरने पर बैठे रहे। वहीं निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी संगठन ने भी शक्ति भवन पर प्रदर्शन किया। इस हड़ताल में बैंक कर्मी भी शामिल थे। SBI को छोड़कर सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, LIC, BSNL और विद्युत निगम के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। यहाँ कोई काम नहीं हुआ। देश के प्रमुख मजदूर संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, HMS, BMS और C2 के आह्वान पर आज 48 घंटे का भारत बंद का आयोजन किया गया है। ये सरकार की मजदूर विरोधी, श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ हो रहा है। पूरे देश के 15 लाख बिजली कर्मचारियों ने आज प्रातः 6 बजे से 48 घंटे का कार्य बहिष्कार प्रारंभ कर दिया है। बिजली कर्मी केंद्र और राज्य सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में उतरे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पारित किया जाना है। अगर यह बिल पारित हो गया तो बिजली के निजीकरण का, बिजली आपूर्ति के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ट्रेड यूनियनों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने श्रमिकों के मुद्दे पर उनकी 12 सूत्रीय मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उनका ये भी कहना है कि श्रम मामलों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह ने 2 दिसंबर 2015 के बाद यूनियनों को बातचीत के लिए एक बार भी नहीं बुलाया। ये यूनियनें श्रम संघ कानून 1926 में प्रस्तावित संशोधनों का भी विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इन संशोधनों के बाद यूनियनें स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर सकेंगी। अब देखना होगा कि सरकार इस हड़ताल पर कितना ध्यान देती है। क्या सरकार ट्रेड यूनियनों की मांगे मानेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
वैसे हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने 2016 और 2017 में भी हड़ताल की थी, लेकिन सरकार जरूरी नहीं समझती इस बारे में वार्ता करना, चर्चा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। क्या सरकार की मंशा नहीं है और कर्मचारी जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, क्या बीच का रास्ता यहां पर निकाला जाएगा? क्योंकि आम लोग यहां पर परेशान हैं इस बंद की वजह से। चर्चा करेंगे। हमारे साथ में आज लोकतंत्र में मौजूद हैं, चर्चा में जुड़े हुए हैं पवन कुमार जी, महासचिव हैं एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन के। पवन कुमार जी, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अब लोग बहुत परेशान हैं, काफी परेशानी उन्हें हो रही है, इतने लोग हड़ताल पर चले गए हैं। अब मुख्य मांग क्या है और आपको क्यों लगता है कि सरकार सुन नहीं रही है? देखिए, जब से 2014 से ये सरकार आई है, सरकार ने लगातार मजदूर विरोधी नीतियां अपनाई हैं। यद्यपि हमारी एसोसिएशन तो आज स्ट्राइक पे नहीं थी जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम एक अपॉलिटिकल संगठन है, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन। लेकिन चारों ट्रेड यूनियंस जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने आज हड़ताल किया था। और अभी जो वेज कोड बिल सरकार ने पार्लियामेंट में आज प्रस्तुत किया है, वो श्रम विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। जब तक सरकार ये नहीं समझेगी कि हमारे कर्मचारी देश विरोधी ना होकर सरकार विरोधी हैं, तब तक ये समस्या रहेगी। नहीं पवन जी, इसका समाधान क्या निकलेगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है 2015 की हड़ताल के बाद से मंत्री समूह ने श्रमिक संगठनों से कोई बात नहीं की है, तो बीच का रास्ता यहां पर नहीं निकल पा रहा है। सरकार आगे नहीं आ रही है, श्रमिक के जो मजदूर हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब तक बात नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, समाधान कैसे निकलेगा? दरअसल ये सरकार एक तानाशाही तरीके की सरकार है। इन्होंने अहम में सरकार चलाने की ठान ली है। हमेशा से इनका कहना यह रहा है कि हमने ये कर दिया तो ये होना चाहिए। अगर आप उसके विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं तो आप एंटी नेशनल हो जाते हैं। नहीं, यह बात एंटी नेशनल वगैरह की बात नहीं है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप, ठीक है, आप अधिकारियों जो श्रमिक हैं उनकी बातों को आप ऊपर पहुंचा रहे हैं, पवन जी कितनी मुश्किल होगी यहां पर सरकार के लिए आपकी मांगों को मानने के? मैं ये जानना चाह रहा हूं ताकि जनता भी ये समझ सके, जनता भी ये पता लगा सके कि आखिर जो पेच है वो फंसा कहां हुआ है। देखिए, सीधी सी कहानी है। कुछ चीजें, कुछ एनवायरनमेंट जो सरकार के नियम है, कानून है, वो पूरी तरह से लागू होने चाहिए। और जो कानून इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बनाए जाने चाहिए, वो बनने चाहिए। जब तक सरकार इन विषयों पर नहीं आएगी, तब तक ये परेशानी रहेगी। एक तरफ सरकार मिनिमम वेज कोड वेजेस की बात करती है, ठीक है, उसके बाद किसी को भी मिनिमम वेज ऑफर करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा कब तक चलेगा? और कर्मचारी संगठनों के पास सड़क पे आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि जो हमारे नुमाइंदे हैं जी, जो संसद में बैठते हैं, वो हमारी इन मांगों को वहां पर रखें। अच्छा, ये भी मैं जानना चाहूंगा पवन जी, कब से ये मांग आप लोगों की मांग ही बनी हुई है? इस पर कोई ध्यान नहीं दिया या कितने सालों से आप परेशान हो रहे हैं? अगर आप पिछले कई सालों से देखें तो लगभग हर साल 2 सितंबर को सेंट्रल ट्रेड यूनियन स्ट्राइक करती थी। अच्छा, सिर्फ 2018 ऐसा गया है जब उन्होंने 2 सितंबर को ना करके 2019 की जनवरी में ये हड़ताल किया है। अच्छा पवन जी, पुरानी जो सरकार थी, पुरानी जो सरकारें थी, क्या वो आपको लगा कि वो गंभीर थी? आप लोगों का ध्यान रखने में, आप लोगों की समस्याओं को दूर करने में उन लोगों ने कोई कदम आगे बढ़ाया हो? एक इस सरकार के आने के बाद एक विशेष फर्क ये आया है। हाँ। सरकार ने कोई भी फाइनेंशियल पॉलिसी चेंज नहीं करी है। सिर्फ इतना परिवर्तन आया है कि वो एक कमजोर सरकार थी,
तो जो वर्ल्ड बैंक की इनकी नीतियां हैं कर्मचारियों को क्रश पहले वाले की बात कर रहे हैं पहले। जी 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 अच्छा, जी ठीक है ठीक है। मेरा कहना यह है कि जो भी सरकारी नीतियां हैं फाइनेंशियल सेक्टर की स्पेशली, वो वर्ल्ड बैंक की कर्मचारी विरोधी नीतियां पहली सरकार भी चलाती थी, ये सरकार भी चलाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कमजोर सरकार थी इसलिए थोड़ा स्लो चलती थी। ये तानाशाही तरीके की सरकार है इसलिए बहुत तेज चलना चाह रही है। पवन जी, हमने जो देखा है कि असम, मेघालय, कर्नाटक, मणिपुर, बिहार, झारखंड, गोवा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा में खासकर औद्योगिक इलाकों में हड़ताल का काफी असर दिख रहा है। जैसा हमारे सहयोगी उन लोगों ने बताया कि कितनी परेशानी यहाँ पर आम लोगों को हो रही है। अब सरकार आपकी सुन नहीं रही है। इतने सालों से आप लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अपनी मांग किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ रहा है और कोई मध्यस्थता भी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। आगे की क्या रणनीति आप लोगों ने सोची है? देखिए, हमने जैसे शुरू में भी बताया कि हमारा संगठन अपॉलिटिकल संगठन है। उसका नाम है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन। हाँ, जो आज की हड़ताल में शामिल ही नहीं था। बिल्कुल। हाँ, तो ये प्रश्न कम से कम हमसे बेमानी हो जाता है। नहीं, लेकिन फिर भी एक रहता है ना कि अब मांग यहाँ पर मांगी नहीं जा रही है सरकार से, उम्मीद इतने सालों से, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। तो आगे लगता है ना कि हाँ, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, इसको लेकर सरकार पर कोई प्रेशर बनाया जाए, कोई दबाव बनाया जाए। अब आप लोग अगर इस हड़ताल में शामिल नहीं है, एसबीआई की यहाँ पर बात की जाए, लेकिन आपके साथ वाले कई लोग हैं जो आपसे चर्चा करते होंगे, बोलते होंगे कि हाँ ठीक है, अगर अब यहाँ पर चर्चा नहीं होती है, कोई समाधान नहीं निकलता है, तो आगे की रणनीति इस तरह से बनाई जाएगी। मुझे लगता है चारों सेंट्रल ट्रेड यूनियन इसके बाद बैठेंगी और आगे की विचार और रणनीति बनाएंगी उसके बाद। ठीक है, ट्रेड यूनियनों का यहाँ पर हल्ला बोल है और केंद्र की नीतियों के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और 2 दिन की बात यहाँ पर की जा रही है, ये जो हड़ताल यहाँ पर की जा रही है। और ऐसे में कई लोगों को खासी परेशानी यहाँ पर हुई है। कई जगह पर यह भी कहा जा रहा है कि सरकारों की बात की जाए तो अगर तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए पश्चिम बंगाल की, उन्होंने कह दिया, ममता बनर्जी ने कहा था कि यहाँ पर किसी तरह की कोई हड़ताल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पवन जी, लोगों को खासी दिक्कत होती है, काफी परेशानी होती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर हैं, कई लोग चर्चा में ऐसे जुड़ते हैं, वो ये भी कहते हैं कि इस तरह की हड़ताल से आम लोगों को परेशानी हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता, बेवजह का दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हड़ताल तो सारे आम नागरिक इसमें शामिल है। चारों ट्रेड यूनियन से संबंधित, चाहे वो व्यापार जगत की ट्रेड यूनियन हो, चाहे बैंक से संबंधित AIBEA हो, चाहे इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, सभी लोग हड़ताल पर है। तो जिनको दिक्कत हो रही है वही हड़ताल पर है। चलिए ठीक है, मैं फिर आपके पास आऊंगा। हमारे साथ चर्चा में और भी कई लोग जुड़ चुके हैं, उनका भी हम सबसे दर्शकों से रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ संदीप द्विवेदी जी बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं, अब्दुल हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं और GK मिश्रा जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विद्युत अभियंता संघ के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। मैं GK मिश्रा जी, एक बार और मैं आपसे पूछ लेता हूं कि क्या कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि अभी लंबी बातचीत मेरी पवन कुमार जी से चली, उन्होंने कहा है कि अभी की समस्या नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो हड़ताल कर चुके, लेकिन सरकार है इसकी सुनती नहीं है। क्या खास मांग आप लोगों की और आपको क्यों लगता है कि सरकार आपकी बातों पर ध्यान तक नहीं देती? देखिए, जो आज का हमारा जो मुख्य मामला था, वो मुख्य विरोध था, वो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2014 जो पार्लियामेंट में रखा गया था 2014 में और 2018 में, अब नाउ इट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2018। इसमें जो इसके जो प्रावधान है वो एक तो कर्मचारी विरोधी है और दूसरे जन विरोधी भी हैं। तो इसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और आज जो 8 और 9 का हमारा जो कार्य बहिष्कार है या जो हड़ताल है वह मुख्यतः बिजली विधेयक 2018 के विरोध में है, जो केंद्र सरकार लाने जा रही है। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो पूरे देश में है, वो पेंशन का मुद्दा है। हाँ। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टूटे थे तो उसके बाद कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद पेंशन खत्म कर दी गई थी। तो ये जो न्यू पेंशन स्कीम है वो तो लागू ही नहीं हमारे यहाँ CPF है। अच्छा। और वो पूरे देश में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थे
वो उनके तोड़ने के बाद, कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद वहां पे सीपीएफ लागू कर दिया गया था। तो जो नए कर्मचारी हैं उनमें जो पेंशन नहीं मिल रहा उनको, तो उनमें काफी इस चीज को लेके विरोध है कि उनको भी ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए। ये एक मुख्य मुद्दा है। और जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रयोग हुए थे, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को तोड़ने का कार्य किया गया था, उससे नुकसान विभाग को भी ज्यादा हुआ है और उपभोक्ताओं का भी नुकसान हुआ है, कर्मचारियों का भी नुकसान हुआ है। तो हम लोग की डिमांड है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए और वो सभी राज्यों में किया जाए। और ये जो विरोध था वो ऑल इंडिया जो हमारी संस्था है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज, अच्छा, जो ऑल इंडिया लेवल की संस्था काम करती है, उसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं इसको। ठीक है संदीप, पूरे देश के बिजली इंजीनियर और बिजली कर्मचारी इसमें शामिल। बोलिए। ठीक है, वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जनजीवन काफी कुछ ठप सा नजर आ रहा है। इतने सारे लोग जब एक हड़ताल में शामिल होते हैं, वो भी सिर्फ एक राज्य से नहीं, अलग अलग राज्यों से, और जैसा कि अभी हमने बताया कि कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला। संदीप द्विवेदी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, अभी हम सुन रहे थे पवन कुमार जी को, जीके मिश्रा जी को भी हमने सुना। इतना वक्त यहाँ पर हो चुका है, इससे पहले भी कई बार हड़ताल हो चुकी है, 15 की बात की जाए, 16 की बात की जाए, लेकिन समाधान कहीं पर कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2016, 2017 में भी हड़ताल की गई थी, सरकार ने वार्ता जरूरी नहीं समझी, तानाशाही की तरह काम कर रही है। क्यों कोई रास्ता बीच का नहीं निकाला जा रहा कि इन समस्याओं को दूर किया जाए? देखिए, पहली चीज तो मैं ये बता दूं, सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैये पे नहीं रहती है और सरकार कहीं ना कहीं जनता के लिए ही बनती है, जनता ही चुनती है और वो हमेशा जनता के जो लाभ हैं या जनता के लिए जो अच्छी चीजें हैं उन्हें लाने में स्वागत करती है और उनका सहयोग करती है। दूसरी चीज देखिए, इस तरीके के जो धरने, प्रदर्शन, आंदोलन या जो घटनाएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए होते हैं। और इसमें अगर जनता ही शामिल हो तो नहीं, जिस तरीके से अभी मिश्रा जी ने कहा कि जन विरोधी और कर्मचारी विरोधी, इसमें सिर्फ रोड पे कर्मचारी क्यों दिखा, जनता तो नहीं दिखी ना। तो कहीं ना कहीं जनता ही तो है। इतने जो श्रमिक हैं 20 करोड़ लोग, क्या 20 करोड़ लोग करीब ये जनता में नहीं आते संदीप जी? 20 करोड़ लोग जिस दिन रोड पे उतरेंगे ना, पूरा देश हिल जाएगा। सर, आप क्या ये सिर्फ कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और सरकार पे दबाव बनाने के लिए जानबूझ के जब इलेक्शन नजदीक आ जाते हैं तब धरना प्रदर्शन और इस तरह की चीजें करना शुरू कर देते हैं। भाई, आपने 15-16 में धरना किया, इसके बाद आप बीच में कहां थे? क्या आप सरकार को नहीं घिर सकते थे? क्या आपने सरकार से बात करने की कोशिश की? क्या आपने बातें सरकार के सामने रखी? आप सिर्फ धरना प्रदर्शन की राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के धरना प्रदर्शन करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, फ्रीडम से पहले कानपुर को बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल बेल्ट माना जाता था। इसी तरीके के यूनियंस की धरना प्रदर्शन की वजह से पूरा कानपुर का इंडस्ट्रियल बेल्ट तबाह हो गया। आज कानपुर का आम आदमी भी इस चीज को जानता है कि कहीं ना कहीं रोजगार के साधन उनके लिए बहुत बुरे तरीके से तबाह हुए। आज मारुति गुड़गांव मानेसर में इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, इसी तरीके के धरना प्रदर्शन की वजह से इन्होंने बड़े बड़े प्लांट्स को तबाह कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के हितों की बात नहीं करते हैं। मेरे को ये बताइए, क्या ये कोई राजनीतिक, देखिए एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे। एसबीआई इसमें शामिल नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर सभी लोग, उनकी भी कुछ मांगे हैं। और ऐसी बात आप जो बोल रहे हैं कि ये राजनीति मतलब लोगों को परेशान करने के लिए, लेकिन करीब 20 करोड़ लोग, आप बोल रहे हैं 20 करोड़ लोग सड़कों पे आ जाएंगे तो उसका असर दिख जाएगा। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर इतने सारे, चाहे वो बैंकिंग से जुड़े हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हों, चाहे वो किसी और सेक्टर से जुड़े हों, सभी लोग यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। तो इसमें हम आम जनता को ही तो इंक्लूड करेंगे ना। इसमें ये कैसे कह सकते हैं कि आम लोग परेशान हो रहे हैं? सभी लोग श्रमिक हैं, वो भी आम लोगों में से हैं। नहीं, ऑब्वियसली श्रमिक आम लोगों से हैं, लेकिन क्या इन्होंने श्रमिक के हक की बात की है? ये सिर्फ अपने हक की बात है। मुझे ये बताइए, श्रमिक आम लोग हैं कि नहीं है? नहीं, देखिए, और श्रमिक अगर अपने हक की बात करेंगे तो उनकी उम्मीदें रहती हैं सरकार से, वो अपनी उम्मीदों को लेकर सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, और 2015, 2016, 2017 हर बार ये हड़ताल होती है, लेकिन बीच में चर्चा नहीं होती है। आप लोग के कदम आगे बढ़ा के बातचीत तो करिए। नहीं, इन्होंने अपनी तरफ से क्या कदम उठाया? क्या इन्होंने सरकार से बात करने की कोशिश की? इतना हंगामा अगर हो रहा है, सभी संगठन मिलकर सरकार से बात करते हैं। 2015 में आखिरी बार मंत्री समूह से बात हुई थी, उसके बाद से बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि सरकार इसमें जरूरी नहीं समझ रही है बात करना। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इनकी मांगे हैं वो जरूरी नहीं है। अब ये क्या ये मांगे जरूरी नहीं है? क्या इन्होंने ये मांगे जरूरी नहीं है? मुझे नहीं लगता। देखिए, इस देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं 2 जून की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करता है। सरकार उसके लिए अपना प्रथम रवैया रखेगी या जो लोग अच्छा खासा लाखों की सैलरी उठा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए? नहीं, सब जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को ही आप सब कुछ दे देंगे। आपको रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं बांटना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं एक व्यक्ति को? तमाम अलग अलग संगठन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग इस हड़ताल में शामिल हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इनकी मांगे ज्यादा जरूरी नहीं है?
गौर करके देखिए, ध्यान करके देखिए क्या मांग रहे हैं। नियमितीकरण की जो बात यहां पर की जा रही है, 18,000 न्यूनतम की बात की जा रही है, क्या 18,000 से कम आपको लगता है किसी 18,000 में क्या बुराई है? नहीं देखिए, सरकार कहीं ना कहीं, देखिए इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत होती है। इसमें सीपीआई और सीपीएम एजेंसियां ज्यादातर राज्यों में अभी तक आपकी सरकार थी। नहीं देखिए, सीपीआई सीपीएम की एजेंसियां इस धरना प्रदर्शन में सबसे ज्यादा आगे थी। अपने राज्यों में करवा लेते लागू। जब आप सरकार में थे आपने क्यों लागू नहीं करवा पाई इन सब चीजों को? अपनी राज्य सरकारों से आप करवा के, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये साबित हुआ है कि ये सिर्फ अब्दुल हफीज गांधी साहब, मैंने तो काफी सवाल पूछ लिए, काफी समझाने की कोशिश करी कि ये लोग भी आम जनता ही हैं, लेकिन यहाँ पर आम जनता मानने को तैयार नहीं हो रही है बीजेपी, मेरे को ऐसा लग रहा है। आपका कोई सवाल, आप क्या कहेंगे इस हड़ताल पर और सरकार के रुख पर? देखिए हिमांशु जी, अभी बीजेपी के हमारे साथी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि प्रवचन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हड़ताल से नुकसान होता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किए और कभी हड़ताल नहीं की। ये लोग तो प्याज और सब्जी पहनकर रोड पर आ जाते थे और जनता को कितनी परेशानी होती थी शायद इनको अभी अंदाजा नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि चुनाव आते हैं तो इस तरह की कर्मचारी यूनियन इस तरह के फैसले लेती हैं। तो आपका जो कल का फैसला है वो चुनावों से जुड़ा हुआ नहीं है। आप करें तो सब कुछ ठीक है और दूसरा करे तो सब कुछ गलत है। मेरा सीधा मानना है कि यदि किसी वर्ग को कोई समस्या आती है, किसी कर्मचारी को कोई समस्या आती है, किसी संगठन को समस्या आती है, तो वार्तालाप इसका हल है। आप टेबल पर बैठिए, आर-पार बैठिए, बात कीजिए, चीजों को सुलझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन बिल्कुल जो रोड ब्लॉक होता है, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें बातचीत नहीं हो सकती है, वो एक जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। अगर संगठनों को कुछ समस्या है, वो अपनी मांग लेकर आ रहे हैं, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे, अपने संवैधानिक जो उनको अधिकार है उसका कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो पब्लिक का थोड़ा बहुत नुकसान होता है। और जैसा आपने कहा कि इनकी संख्या करोड़ों में है, तो ये भी कहीं ना कहीं पब्लिक है। तो सरकार को वार्तालाप के माध्यम से मैं समझता हूं कि कम से कम सरकार इतना कर सकते हैं कि इनको बुलाकर इनकी समस्याओं को सुने और कोशिश करे कि निराकरण हो। लेकिन अब मैं समझता हूं कि वक्त बहुत कम बचा है और पहले भी सरकार को ध्यान देना चाहिए था। अब इस तरह की बात अगर संगठन करते हैं तो कम से कम सरकार इनको बुलाकर सुने कि इनकी क्या समस्याएं हैं। और जैसा भी मैंने सुना कि एक विधेयक को लेकर बात है, किसी कानून को लेकर बात है, तो कानून में अमेंडमेंट होते रहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि संसद से कोई चीज पास हो गई तो उसके बाद उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकते हैं। जब संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं तो साधारण नहीं, इसका तो श्रमिक, इसका तो यूनियनें विरोध कर रही है ना, इस संशोधन का तो यूनियनें विरोध कर रही है ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि मैं जब जो चीजें फाइनल नहीं है, जिस चीज में संशोधन किए गए हैं उसमें दोबारा संशोधन हो सकता है। मैं एक सवाल और आपसे एक सवाल और यहाँ पर मैं पूछता हूँ संदीप द्विवेदी जी, जो कहा गया यहाँ पर लोगों से बात की गई कि श्रम मामले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह ने 2 सितंबर 2015 के बाद से यूनियनों को वार्ता के लिए एक बार भी नहीं बुलाया। 2015 के बाद से एक बार भी नहीं बुलाया। इतना बड़ा समूह, इतने लोग जिसमें दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कोयला, इस्पात, बिजली, बैंक, बीमा और परिवहन क्षेत्र के कर्मचारी आते हैं। मतलब 9-10 सेक्टर्स तो मैंने आपको गिनवा दिए हैं। क्या इन लोगों से एक बार भी बातचीत मुनासिब नहीं समझा गया? अब ऐसे में अगर ये तानाशाह नहीं बोले तो क्या बोले? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि बातचीत को के लिए नहीं बुलाया गया, इसके पीछे हो सकता है कुछ अदर भी कारण हो, लेकिन ऐसी बात नहीं कि इनकी जानकारी है या इनकी जो मांगे हैं, उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुना गया, उनकी बातों को पे ध्यान नहीं दिया गया। इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया। जब बात ही नहीं होगी तो फिर सुना कहां से जाएगा? नहीं देखिए, ध्यान कहां से दिया जाएगा? देखिए, केवल मंत्री के साथ बैठ के बात करने का मतलब ये नहीं कि आपने अपनी बात कह ली और आपकी समस्या का निराकरण हो गया। इसके अलावा भी कई चैनल्स होते हैं जिस माध्यम से सरकार के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है और सरकार उन समस्याओं का निराकरण करती है। दूसरी चीज, जिस तरीके से अभी हमारे मित्र ने कहा कि आप धरना प्रदर्शन करते हैं, आप अभी एक विधेयक लेके आए, वो राजनीतिक था। देखिए, हम राजनीतिक दल हैं, हम जो भी करेंगे वो राजनीतिक ही कहलाएगा। अगर हम डिमोनेटाइजेशन लेके आए, वो भी राजनीतिकरण था, तब भी इलेक्शन आप लोगों को दिख रहे थे। हम जीएसटी की बात कर रहे थे, तब भी अच्छा, सुनिए एक कमेंट और ले लेता हूं पवन कुमार जी से, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। पवन जी, सुना आपने? बीजेपी की तरफ से बातें आपने सुन ली होंगी और उन्होंने कहा है कि नहीं, देखा जाता है कि जरूरत पहले किसको है, उसके बाद ध्यान दिया जाता है और हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ खास जरूरी नहीं है, बोल दिया। क्या कहेंगे? एक चीज मैं कहना चाहूंगा जरूर। हाँ, बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदय हैं वो बार बार एक चीज कह रहे थे कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने क्यों नहीं पालन किया। तो मैं सिर्फ इनसे यह पूछना चाहता हूं, कर्मचारी संगठन कब सत्ता में थे? कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही। हमने जैसे बताया, मैंने शुरू में भी बताया आपको कि जब कांग्रेस थी तब भी यही नीतियां थी, जब एनडीए तब भी यही नीतियां हैं। और आप बार बार कह रहे हैं कि ये जनता नहीं है।
ये जो बात आपने कही है ना, ये जनता नहीं है, ये जनता नहीं है, ये जो बीजेपी की तरफ से कहा गया है, इसको लेकर भी हम सवाल जवाब करेंगे। पवन जी, फिर आऊंगा आपके पास। बात यहां पर की जा रही है केंद्रीय श्रमिकों की तरफ से जो हड़ताल की जा रही है, और उस हड़ताल से किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। उनकी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। उनका कहना है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस से हमारे साथ राजेश यादव जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश यादव जी, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। अभी हम बात कर रहे थे बीजेपी की तरफ से और ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि 2015 के बाद से जो श्रमिक संगठन है उनके मुखियाओं से बातचीत नहीं की गई है, इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन हम लोगों ने श्रमिकों से भी बात की और जो उनका नेतृत्व कर रहा है उनसे ही बात की। उनका कहना है कि अभी का नहीं है, पहले का है, काफी लंबे वक्त से मांग की जा रही है, लेकिन वो मांगे पूरी नहीं हो रही है, चाहे अभी की सरकार हो चाहे पुरानी सरकार हो। ऐसा क्यों? ये भी तो एक बड़ा समूह है, इतने लोग इसमें शामिल होते हैं। देखिए, ऐसा है जब ये प्रॉब्लम समस्या आई है, कांग्रेस पार्टी ने कई बार इनकी मांगे बहुत बार मानी हैं। और जैसे महंगाई बढ़ रही है, देश में बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, समस्या तो हर 2-4-5 साल में पैदा होती है, उसका निवारण सरकार ने करना होता है। अब आप देखिए, इनकी जो मांगे हैं वो इस समय सरकार कर नहीं रही है पूरी। नहीं तो उनका ये कहना है कि पुरानी सरकार ने भी कुछ नहीं माना ना। पुरानी सरकार ने बहुत सारी समस्याओं को दूर करा, ऐसा नहीं है। आप देखिए, नहीं सामने है ना, पूछ लेते हैं क्या कोई समस्या दूर हुई है आपकी? पवन कुमार जी के मिश्रा जी। हाँ, पहले समस्याएं बहुत दूर हुई हैं, पूछ लीजिए आप। हाँ, पूछ लेते हैं। पवन कुमार जी के मिश्रा जी, क्या बदलाव आ गया है? पहले ज्यादा अच्छे हालात थे, अब अच्छे नहीं है? मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, ये सरकारों की आदत है, कभी भी बिना स्ट्राइक के उनकी समझ में नहीं आता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। 2016 सितंबर 7 अगस्त 2016 9 अगस्त सॉरी, हम लोगों ने जंतर मंतर पर धरना दिया। उससे पहले सरकार हमसे अपॉइंटमेंट तक देने के लिए तैयार नहीं थी। जब 1.5 लाख बैंक एम्प्लॉयज एक साथ पार्लियामेंट में इकट्ठे हुए तो मंत्री जी का संदेशा आया मिलने के लिए। तो उनका सबसे पहला प्रश्न ये था कि क्या आप लोग कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड हैं? तो जब सोचने का तरीका ये हो तो आप क्या आशा कर सकते हैं उनसे बात करने का। दूसरी चीज मैं बताता हूं, सारे बैंक एम्प्लॉयज का वेज रिवीजन 1 नवंबर 17 से पेंडिंग है। हमने 2 बार डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट लिया, वहां अपनी बात रखी, अपनी चीजें बताई, लेकिन सरकार की समझ में आती है, हाँ होती है, लेकिन जो हमारी निगोशिएटिंग कमेटी है उसको वो कभी कम्युनिकेट नहीं करते। नहीं, जेके मिश्रा जी, तारीख को आईबॉक ने, हाँ पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए पवन जी, आप अपनी बात। 21 तारीख को अभी आईबॉक ने अपने बलबूते पे अकेले अपने कुछ विषयों पर स्ट्राइक किया था। सरकार हमारा जो आज तक 40-45 साल से 10 बार से जो सिस्टम चला आ रहा था वेज रिवीजन निगोशिएशन का, उसको बदलने की कोशिश की तो हम लोगों ने हड़ताल की। और सरकार ये तक हालत थी कि जब सीएलसी ने 19 तारीख को बुलाया तो वहां सीएलसी और डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, दोनों इस बात में एक मत थे कि हमारी मांगे जायज है, लेकिन जब वो मिनिस्ट्री तक पहुंचती है तो बदल जाते। ठीक है, जीके मिश्रा जी, अभी जैसे कांग्रेस से मेरी बात हुई, राजेश यादव जी कह रहे थे कि नहीं हमने बहुत सारी मांगे इनकी मानी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पहले क्या हालात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे थे और अब खासकर बहुत बुरे हो गए? नहीं, जब भी नीतियां हमारे विरोध में आती हैं, चाहे सरकार किसी की हो या किसी पार्टी की हो, तो हम उसका विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो कोई राजनीतिक संगठन हम लोगों का नहीं है। और जो सबसे बड़ी जो हड़ताल हुई है पूरे देश में, इसमें जो सबसे बड़ी शंका जो मजदूरों में है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनमें सबसे बड़ी शंका निजीकरण को लेकर के है। और उसके विरोध में ये हड़ताल पूरे देश में हुई है। वो निजीकरण हर सेक्टर में किसी न किसी रूप में किया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में वह निजीकरण जो विद्युत विधेयक 2018 है, तो वो उसके माध्यम से किया जाना था। तो हम लोग उसको लेकर विरोध कर रहे हैं, बिजली क्षेत्र के जो कर्मचारी और इंजीनियर हैं, और बाकी लोग अन्य क्षेत्रों के जो भी लोग हैं, उनमें मुख्य मुद्दा वो अब जो मजदूर हैं, जो असंगठित है खासकर, वो भी तमाम, आपको ये ध्यान होगा कि तमाम मजदूर चाहे बिजली क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में है, वो आउटसोर्सिंग पे लिए जा रहे हैं और वो उनको बहुत कम मजदूरी मिलती है। जो काम करते हैं वो संविदा पे रखे जाते हैं। तो वो जो मजदूर संविदा पे हैं, उनके बारे में कोई भी पार्टी की सरकार हो
मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, वो अभी तक उसने कोई ठोस काम नहीं किया है। ठीक है राजेश जी, आप बताइए, अभी तक कोई ठोस काम नहीं किया गया है नीतियों पर। और बीजेपी से भी अगर मैं सवाल पूछूंगा तो अभी बोल देंगे संदीप जी की पुराने वक्त की नीतियां कुछ इस कदर थी कि उनको सही नहीं कर पा रहे अभी। देखिए पुराने वक्त की नहीं, उन्होंने ये भी माना है कि 2017 की कुछ प्रॉब्लम हैं जो 1 नवंबर 2017 से गुनाही है, और उन्होंने ये भी माना है कि पिछली सरकार ने जो भी काम करे, हो सकता है इनकी पूरी मांगे नहीं मानी हो, लेकिन उनको बुलाया गया होगा, इनकी मांगे मानी हैं, ऐसा है, और उन पर अमल भी किया गया है। आप देखिए कह रहे हैं निजीकरण सरकार कर रही है, ये बात ठीक है, इनकी बात से सहमत हूँ कि सरकार निजीकरण कर रही है। आप देखिए HAL के जो 10,000 कर्मचारी हैं उनको निकालने का, सरकार बाहर निकालने का काम कर रही है, और HAL से जो कर्मचारी HAL के 10,000 कर्मचारियों को बाहर निकालने की बात यहाँ पर कर रही है। निर्मला सीतारमण की तरफ से बयान आया, HAL की तरफ से यहाँ ये बात कही गई है कि हाँ इतना हमें यहाँ पर मिला है देखिए कॉन्ट्रैक्ट। ना HAL के जो कर्मचारी हैं उनकी छटनी के लिए आपने देखा होगा, राहुल गांधी भी उस समय गए थे, HAL के जो कर्मचारी हैं उनसे मिलने गए थे, तो इसी समस्या को लेके गए थे कि वहाँ 10,000 कर्मचारियों को ये बाहर कर रहे हैं, बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, और वो जो अनिल अंबानी की कंपनी है उन पर कहीं कहीं कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं, अनिल अंबानी तक आप यहाँ पर पहुंच गए हैं, सारा मामला वहाँ पर क्लियर हो रहा है, सवाल जवाब वहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं। अभी के बारे में बात कीजिए ना, नीतियों के बारे में, अभी अधिकारियों के बारे में बात कीजिए। जब आप देखिए ये निजीकरण के सब्जेक्ट पे और कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, उसी पे ही बात कर रहा हूँ मैं, और ये अभी की बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये अभी की ताजी घटना है। अच्छा संदीप जी, बात हो रही है। संदीप जी ये बता दीजिए, निजीकरण की बात की जा रही है, निजीकरण के पक्ष में नहीं है यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश विद्युत अभियंता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो लोग हैं, आपका इस बारे में क्या तर्क है? आउटसोर्सिंग पर आप लोग हायर कर रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है और इसको लेकर विरोध किया जा रहा है, बताइए क्या हालात बदल जाएंगे? देखिए इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकारों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, केंद्र सरकार का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब राज्य सरकारें अगर अपने हिसाब से डिसीजन ले रही है, वो उनकी क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं, उसमें केंद्र सरकार दखल नहीं कर सकती। दूसरी चीज, जिस तरीके से राजेश जी कह रहे हैं कि HAL से 10,000 कर्मचारी, नहीं, पहले एक बात स्पष्ट करते हैं, आप बोलते हैं कि राज्य सरकारों का फैसला है, तो राज्य सरकारों में ज्यादातर जगह आपकी सरकारें हैं, आप ये बात मानेंगे। अभी कुछ जगह से यहाँ से आपकी सरकारें गई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी आप आउटसोर्सिंग की बात पहले कर रहे थे जब शिवराज सिंह चौहान थे, तो यहाँ पर आप क्या बदलाव, आप क्या सोचते हैं? देखिए केंद्र भी तो यही चाह रहा है ना कि आउटसोर्सिंग, कितनी जगह पर ऐसी चीजें जहां वो आउटसोर्सिंग से बात कर रहे हैं, जहां पर वो प्राइवेटाइजेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों की नीति है कि क्या बदलाव इससे आ जाएगा, परिवर्तन क्या दिखेगा, ये बताइए। नहीं देखिए कहीं ना कहीं जब प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार के कुछ ना कुछ रणनीतिक फैसले होते हैं, इस वजह से करती है। दिल्ली में तो वो रणनीतिक फैसलों के पीछे जो हित क्या छुपे हैं वो आम लोगों को आने चाहिए ना जानने में। देखिए वही मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, दिल्ली में शीला दीक्षित ने इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन किया, कहीं ना कहीं स्थिति सुधरी, आज इलेक्ट्रिसिटी की दिल्ली में। आप लोग बोलते थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया, आप लोग बोलते थे कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। देखिए कांग्रेस ने किया बहुत कुछ, लेकिन जिस स्पीड से और जिस मंशा से करना चाहिए था उस मंशा से नहीं किया, उस स्पीड से नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पर HAL का कर्मचारी जिसको निकलना है वो कह रहा है कि हम नहीं निकाले जा रहे हैं, सरकार कह रही है हम नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं। पवन जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए पवन जी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि दोनों बैठे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के दो केंद्रीय दल जो राष्ट्रीय दल हैं, वो दोनों लोग बैठे हैं, वो ये बता दें जो आज की नीतियां हैं, चाहे वो मर्जर है, चाहे प्राइवेटाइजेशन है, चाहे आउटसोर्सिंग है, वो 1991 में कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी और बीजेपी उसको आगे बढ़ा रही है, तो दोनों का आज की तारीख में मत उल्टा क्यों है? नीतियां तो कांग्रेस की शुरू की हुई है। राजेश जी शुरुआत में आपसे बता दीजिए, देखिए अब क्यों है ऐसा? ना ये कुछ जगह जो चेंजिंग करी थी, आप देखिए तो आप जैसे दिल्ली का करा था, दिल्ली में क्या है, प्राइवेट इसलिए दिया था कि दिल्ली में उस समय हालात बहुत ख़राब थे और बाकायदा कर्मचारियों के साथ जो वायदे थे, जो गवर्नमेंट के जो नियम कानून हैं वो लागू रहेंगे, इस शर्त के आधार पर करा था। कर्मचारियों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये आपने देखा होगा, जितना भी उनको भत्ता, जितनी यहाँ पर आपको लग रहा है कि कर्मचारियों को प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है सरकार की तरफ से। देखिए ये नहीं, मतलब ये तो वही हुआ कि अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सामने वाला दल यहाँ पर करेगा तो बिल्कुल गलत है। नहीं राजेश जी, स्टैंड में थोड़ा वजन होना चाहिए, आपका स्टैंड अगर अलग है तो उसमें थोड़ा वजन होना चाहिए ताकि आम लोग उसे पचा सके, समझ सके। देखिए यहाँ पर इसलिए जरूरत नहीं है कि गांव के अंदर आप देखे होंगे, किसानों के अंदर जो ज़्यादातर जो प्रदेशों में हैं, दिल्ली एक बड़ा शहर है
और दूसरे स्टेटों में जाएंगे, छोटे छोटे शहरों में जाएंगे, वहाँ चोरियों की इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो कम हैं। और बड़े शहरों में काफी बड़े हैं दिल्ली से ना, राज्य बड़े हैं दिल्ली से। हाँ। राज्य बड़े हैं, जनसंख्या और जिस तरह से दिल्ली के अंदर उस समय बिजली की चोरी हो रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी। ज्यादातर चोरी तो बाकी आप जाइए कितनी जगह पर, आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह चोरी होती है बिजली की ना। चोरी यहाँ नहीं होती है, कम होती है, यहाँ कम देखने को मिलती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? दिल्ली के लोग चोर हैं, बकाया सब जगह के लोग सही है? ये बात मुझे लगता है कि बयानबाजी अच्छी नहीं है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्या आप कहीं पर भी कुछ समझ पा रहे हैं जो भी कहा जा रहा है यहाँ पर? देखिए हिमांशु जी, मुझे आवाज कट के आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है डिस्कशन क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि शायद आवाज यहाँ प्रॉपर नहीं है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि हमारी टेक्निकल टीम इस पर ध्यान दे, लेकिन कुछ अजीब से तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पहले प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है, उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली में बात अलग थी, बाकी राज्यों में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो वहां की बात अलग है, वहां पर नहीं होना चाहिए। तो स्टैंड यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कांग्रेस का। बीजेपी भी अपनी यहाँ पर अलग बात कर रही है, लेकिन जो श्रमिक लोग हैं, श्रमिक संघ हैं, उनसे क्यों चर्चा नहीं हो पा रही है, उनका क्यों ध्यान नहीं रखा गया, इसको लेकर कुछ खुलकर सही बात कही नहीं जा रही है। देखिए हिमांशु जी, समाज के अंदर परस्पर विरोधी इंटरेस्ट हैं, उनका इंटरेस्ट इनसे टकराएगा, इनका इंटरेस्ट उनसे टकराएगा। ये सरकार का काम है कि कैसे इन सारे इंटरेस्ट को हार्मोनाइज करे, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट होगा। अब किस तरह से आपको पब्लिक सेक्टर को भी मेंटेन करना है, किस तरह से आपको प्राइवेट सेक्टर को भी मेंटेन करना है, ये कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, और ये कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट समाज में हमेशा रहे हैं, आगे भी रहेंगे। अब इन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को कैसे हार्मोनाइज किया जाए, कैसे इनमें संतुलन बैठाया जाए, यहीं पर सरकार का रोल आता है। तो कम से कम सरकार, जो कर्मचारी संगठन है, इनको बुला के सुने, या सरकार की क्या प्राथमिकता है वो प्राथमिकताएं बताएं, और कहीं पर संतुलन बैठाने की कोशिश की जाए, तो मैं समझता हूं कि ये सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीका होगा। लेकिन लोकतंत्र में आप सुनेंगे ही नहीं किसी को, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, यही चीज मैं पूछ रहा हूँ। संदीप जी, शुरुआत तो होगी, बुलाइए तो कम से कम बात तो कीजिए। हड़ताल इनकी यहाँ पर जारी रहेगी, आप लोग बुलाएंगे नहीं, चर्चा करेंगे नहीं, बीच का रास्ता निकलेगा नहीं, लोग परेशान होते रहेंगे। नहीं, देखिए हिमांशु जी, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं है। सरकार के पास कई तरीके के मेथड होते हैं इन चीजों की जानकारी इकट्ठी करने के लिए, और जानकारी के हिसाब से सरकार जहां उसको उचित लगता है उन मांगों को मानती भी है। पिछली सरकार भी जन विरोधी थी, ये सरकार भी जन विरोधी है, जितनी सरकारें हैं सब जन विरोधी हैं। अरे आप वामपंथियों की जिन राज्यों में सरकार है, वहीं पे आप एक एग्जाम्पल सेट करके कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसा कर देते कि केंद्र सरकार के ऊपर क्या ये सब वामपंथी हैं? क्या ये सब वामपंथी हैं जो भी? हाँ, ऑब्वियसली जिन आज के बंद में जो भी दल शामिल थे वो सब वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं। ये दल की बात कर रहे हैं, श्रमिकों की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, जो दूर संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कोयला, इस्पात, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी लोग वामपंथी वाले नौकरी कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए ये सब लोग आम जनता नहीं है, भारतीय नहीं है। वही हिमांशु जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज 20 करोड़ लोग आज रोड पे नहीं थे, सिर्फ वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लोग जो जानबूझ के कहीं ना कहीं वामपंथी वाली बात कहां से आ गई? वो लोग थे। ये जीके मिश्रा जी, पवन कुमार जी, आप वामपंथी सोच के हैं साहब? हम तो अपॉलिटिकल है, बिल्कुल साफ साफ। हमारा किसी सेंट्रल ट्रेड यूनियन से ये लोग वो हैं जो अपने हक की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो अपने अधिकार यहाँ पर मांग रहे हैं, और अगर अपने अधिकार मांगना, अपने हितों को सरकार के सामने रखना, अगर ये वामपंथी सोच की बात आ जाती है तो शायद यहाँ मुझे नहीं लगता कि उम्मीद सरकार पूरी कर पा रही है। देखिए हिमांशु जी, अगर आप वामपंथी संगठन से आपके संपर्क है और वामपंथी संगठन के आप मेंबर हैं, तो इसलिए आप वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो जायज मांगे थी वो मानी है, और जो जायज मांगे हैं उन पे भी सरकार विचार कर रही है। लेकिन आप राजनीतिक से प्रेरित होकर आप खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ दिन के लिए बची है तो हम दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी ऐसी मांगे हैं जो सिर्फ दबाव बनाने से ही मानी जाएंगी। संदीप जी, दिल पर हाथ रखिए। संदीप जी, दिल पर हाथ रखिए, ये बात बता दीजिएगा जो बात पवन जी ने कही थी कि कौन सी ऐसी सरकार है जो चुनावों के वक्त को छोड़कर आम जनता की परेशानियों पर ध्यान दे। जब चुनाव होंगे तब लोगों की परेशानी याद आ जाएगी, आपको समाधान कर देंगे, लेकिन जब चुनाव नहीं होंगे तो उस वक्त जहां चुनाव हो रहे होंगे वहां चुनाव प्रचार में ही लगे रहेंगे। वहां पर लोगों के एहतियात नहीं आएंगे आप लोगों को? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सरकार हमेशा जो जायज चीजें होती हैं उनको समय से ये जायज क्यों नहीं है, मुझे ये बताइए ना। यहाँ पर जो मांगे हैं वो मांगे जायज क्यों नहीं है? देखिए आपका कोई तर्क होगा इसके पीछे? देखिए इसमें मैं फिर हिमांशु जी वही चीज कहूंगा कि जो जायज मांगे थी या तो ने मान लिया गया है, या जो जायज मांगे हैं उन पर विचार सरकार कर रही है। बता दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे, तोड़ेंगे, आप राजनीतिक दल की तरह। आप कौन सी मांगे मान ली गई है, मुझे ये बता दीजिए। नहीं, वो देखिए जो मांगे मानी गई है वो उन्हें पता है। दूसरा, आप प्राइवेटाइजेशन की
बात कर रहे हैं, देखिए प्राइवेटाइजेशन सरकार क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी हुई होगी, कहीं ना कहीं राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने दबाव बनाया होगा। कौन सी मांगे मान ली गई, मुझे ये बता दीजिए, आपको नहीं पता? नहीं, देखिए मिनिमम वेजेस को लेके जो थी, इंश्योरेंस को लेके, मिनिमम वेजेस की बात कौन सी पूरी होगी, बता दीजिए। क्यों नहीं हो गई? आप बताइए, क्या मिनिमम वेजेस एक्ट रिवाइज नहीं हुआ? मिल रहा है? बताइए, ESI, PF और कुमार जी, जी.के. मिश्रा जी, क्या मिनिमम वेजेस की बात पर आपकी बात को मान लिया गया? सरकार ने आपको अच्छी सुविधाएं दी, क्या सरकार ने मान लिया है? वही हम मांग रहे हैं। क्या मान लिया है पवन जी, बताइए। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमने चार्टर ऑफ डिमांड रखा है, उसमें हमारी पहली डिमांड ये है कि हमें मिनिमम वेजेस के हिसाब से सैलरी फिक्स होनी चाहिए। बताइए आप क्या बोल रहे हैं? ILO ने कहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन ये सरकार बताइए संदीप, आज की तारीख में भी बैंक के किसी भी कर्मचारी को मिनिमम वेजेस नहीं दे रही है, नंबर एक। संदीप जी, नंबर ये जो बैंक के जितने भी हिमांशु जी, हर चीज की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, आज तक का इतिहास रहा है कि बड़े बैंक हिंदुस्तान में ज्यादा फेल हुए हैं दुनिया भर में। लेमैन ब्रदर्स ने ये एस्टेब्लिश कर दिया है, और हमारी सरकार छोटे छोटे बैंकों को मिला के बड़ा बैंक बनाने पे आमादा है, यानी उन्हें फेल करना चाहती है। मजबूत करने की भी कोशिश की जा रही है, ये कुछ कहा जा रहा है। ये अर्थशास्त्र से समझेंगे मिनिमम वेजेस की बात, ये अर्थशास्त्र पहले उसके बारे में बताइए। आपने बोला कि मांगे मान ली गई, यहाँ पर बोले कि मांगे नहीं मानी गई, बताइए यही तो मांग कर रहे हैं वो, बताइए। सरकार के हिसाब से नंबर एक, मिनिमम वेजेस 18,000 रुपए प्रति माह है। हाँ, बैंक के कितने नीचे दर्जे के कर्मचारियों को 18,000 रुपए बेसिक मिल रही है, नंबर एक। नंबर दो, आउटसोर्सिंग में लगने हुए कितने वाले लोग मिनिमम वेजेस प्राप्त कर पा रहे हैं, बताइए। नहीं, देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट में स्किल्ड और नॉन स्किल्ड के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपको दूसरी चीज, अगर आपको प्राइवेट एजेंसी हायर कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हायर कर रही है। सरकार उसको कितना पे कर रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार उसको मिनिमम वेजेस एक्ट से ही पे कर रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को आप सरकार के ऊपर लायबिलिटी नहीं डाल सकते। और सरकार ने अगर प्राइवेटाइजेशन किया है, चाहे पिछली सरकारों ने किया हो, चाहे ये सरकार कर रही हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो सरकार के ऊपर क्यों नहीं डाला जाए, मुझे ये बताइए आप। अगर सरकार ये कर रही है प्राइवेटाइजेशन, तो यहाँ पर सरकार को तो आश्वस्त कराना होगा कि जिन लोगों का निजीकरण यहाँ पर हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वहां पर उन लोगों को पर्याप्त पैसा मिले, रोजगार मिले। नहीं, देखिए निजीकरण के पीछे एक दूसरी प्रक्रिया भी रही है, कहीं ना कहीं जो चीजें घाटे में रही है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। हाँ, हिमांशु जी, बोलिए। निजीकरण के पक्ष में सरकार का ओपिनियन क्यों है, मैं एक बताना चाहता हूं। बोलिए बोलिए। 2014 में जब ये सरकार बनी थी, तो मोदी जी का एक इंटरव्यू है, मैं क्लिपिंग्स आपको भेज सकता हूं जब आप कहें। वो ये कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मर जाने के लिए बनती है, किसी की आयु 6 माह होती है, किसी की 10 साल होती है। जब इस सोच के साथ आप करेंगे तो इसका नहीं, तो आप क्या चाहते हैं कि जो एजेंसी घाटे में चल रही हो और सरकार के ऊपर लायबिलिटी बनी हो, उसका टैक्स पूरे देश की जनता पे लगा दिया जाए? भाई सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन कर रही है, अगर एजेंसियां लॉस में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता के ऊपर डिसीजन लिया। आप 20 करोड़ के लिए 125 करोड़ को क्या झोंक देंगे? आपने फायदे वाली कंपनियां बेची है साहब, घाटे वाली बताइए कौन सी वाली फायदे वाली बेची है? बताइए। कुछ कह रहे हैं अब्दुल हफीज गांधी। हाँ, बोलिए बोलिए अब्दुल जी। आप एक भी यूनिट बता दीजिए जो आपने प्राइवेटाइज की हो और वो नुकसान में चल रही हो। देखिए, मैं चाहे वो बाल्को हो या इस तरह की और भी एंटिटीज हो, ये इन्होंने हर एंटिटी को जो प्रॉफिट में चल रही है या जो आगे जिसका हो सकता था, सिर्फ क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो जो उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचाने की है, और ये नहीं चाहते कि पब्लिक सेक्टर भी जो है पब्लिक वेलफेयर के काम करे। तो हम बार बार कह रहे हैं कि पब्लिक वेलफेयर में और प्राइवेटाइजेशन में कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत है। हमारी मिक्स इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी पूरे कैपिटलिस्टिक मॉडल पे नहीं है, सोशलिस्टिक मॉडल पे भी है। और जब आप सोशलिस्टिक मॉडल की बात करते हैं तो वहां पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का बहुत बड़ा रोल है, और ये शुरू से चला आ रहा है, और आप इसको नकार नहीं सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि दोनों का मिश्रण होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन भी होना चाहिए और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी काम करने चाहिए। लेकिन आपकी मंशा सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट होगी, आप डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाकर जो प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज हैं उनको बेचेंगे और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इस देश में मोनोपोली पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं चलेगा। आप ये देखिए कि BSNL और MTNL के जो घाटा कर किसको फायदा पहुंचाएगा ये पूरी दुनिया जानती है। आज BSNL किस कगार पर खड़ा हो गया है और किसको फायदा पहुंचा है 4.5 साल में, ये पूरी दुनिया जानती है। तो हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इन कर्मचारियों की मांगों को शुरुआत हुई थी उस वक्त कांग्रेस भी यहाँ पर उसको जिम्मेदार माना जा सकता है। कांग्रेस से मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ, इस हड़ताल को आप लोग नैतिक समर्थन तो दे रहे हैं, इस हड़ताल को आप नैतिक समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन जो न्यूनतम मजदूरी की बात की जाती है, 18,000 रुपए बेरोजगारों को रोजगार की बात की जाती है, सारे सेक्टर्स के लोग जो परेशान हो रहे हैं, इसके पीछे आपकी नीतियों को जिम्मेदार क्यों न माने हम? देखिए, जहाँ तक ये कंपनियों का आपके सामने बताया, जो फायदे में कंपनियां हैं उनको अगर सरकार ने बेचा है तो ये तो अपने जो लोग हैं इनके उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है।
अगर कोई कंपनी घाटे में बहुत जा रही है और प्रॉपर घाटे में जा रही है और वहाँ क्या है मजदूरों का हित रखा गया है, मजदूरों के हित के साथ कोई फिर वो बार बार घाटे में जा रही है तो उसमें कोई इस तरह से बेची है तो वो अलग चीज़ है। और लेकिन आप देखा होगा अभी जो यहाँ पेनेस्ट में जो मजदूर संगठन के जो लीडर बैठे हैं उन्होंने बताया भी था कि फायदे वाली कई कंपनियां सरकार ने बेच दी जिसमें फायदा था। तो आप देख सकते हैं कि सरकार की मेरे को अभी की नीतियों के बारे में ये है मेरे साथ संदीप जी, मैं इनसे अभी की नीतियों के बारे में बात कर लूंगा। मुझे तो ये बताइए कि शुरुआत से कोई ऐसी ठोस नीति क्यों नहीं बनी जिसको लेकर आगे कदम उठाया जा सकता और ये जितने भी मजदूर श्रमिक लोग हैं वो सशक्त होते, उनको कम से कम न्यूनतम वेतन मिलता, न्यूनतम मजदूरी उन्हें मिलती, आज सड़कों पर तो नहीं होते। आप लोग नीति स्पष्ट क्यों नहीं कर पाए थे अपनी? किससे? राजेश जी आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, इनसे तो मैं पूछ लूंगा, आप अपनी नीतियों के बारे में बताइए क्यों स्पष्ट नहीं हो पाई थी? नहीं देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारी नीतियां बनी, ऐसा नहीं है, सरकार के लिए बहुत सारी नीतियां बनी और जैसे जैसे देश उन्नति की तरफ आया तो हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, ये नहीं है मजदूरी वर्ग है, मजदूरी वर्ग हर वर्ग में अपनी जो भाई ज़रूरत की चीज़ें जैसे जैसे सुविधा हुई उनके हिसाब से उनकी भी डिमांड बढ़ी है। और जब डिमांड बढ़ी है तो सरकार ने बहुत सारी, आपने देखा होगा सैलरी से लेके बहुत सारी चीज़ों को 3 गुना कर दिया कई बार सैलरी को, और बहुत मजदूरों से लेके सारे बड़े अधिकारियों तक की। राजेश जी आप जो बोल रहे हैं आप सोच तो लीजिए क्या बोल रहे हैं, क्या इतना लाभ इनको मिला है श्रमिकों को, कर्मचारियों को? देखिए ना, सबको लाभ मिला है, जैसे जैसे पोस्ट थी, जैसे जैसे अधिकारी थे, जैसे जैसे सैलरी थी उसके हिसाब से जिसकी ज्यादा सैलरी थी उसको ज्यादा लाभ मिला है, जिसकी कम सैलरी थी उनको कम लाभ मिला है। अच्छा, लेकिन ऐसा हमारा देश बिल्कुल संपन्न हो जाता, बिल्कुल पूरी तरह से सशक्त हो जाता अगर ऐसे हालात होते तो? ऐसा नहीं है कि अगर देश में पुराने आप पहले जाओगे, पहले से और देश में इस समय उन्नति करने में जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा नहीं है। यानी देश अब उन्नति कर रहा है। अच्छा ना, देखिए राजेश जी, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। सन 95 में स्टेट बैंक के अधिकारी की मिनिमम बेसिक 700 रुपए थी, 710 रुपए थी, और एक आईएएस की मिनिमम बेसिक 700 रुपए थी। आज की तारीख में हमारी मिनिमम बेसिक 23,000 रुपए है और उनकी 57,000 रुपए है। हाँ। तो आप तो सिर्फ उनका बेनिफिट कर रहे हैं जो आपकी सरकार चला रहे हैं ना। नहीं, वो बोल रहे हैं ना बराबर उन्नति की है। कर्मचारियों का भला कब आपने देखा? देखिए ऐसा है, सरकार समीक्षा करती है हर चीज की। आईएएस और एक जो मजदूर है, किसी ने मने तो नहीं कराया कि आप आईएएस मत बनिए, उस सैलरी तक आप बन जाइए, किसी ने मने तो नहीं कराया। तो मतलब जो लोग एसबीआई में जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं आप उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि किसी ने मना नहीं किया है कि भैया आपने ये काम क्यों किया, आप आईएएस बन जाते? आईएएस की देखिए, आईएएस की बढ़ाई है, आईएएस की जो आप बता रहे हैं कि 710 रुपए थी। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपको किसने मना किया आईएएस बनने को, आप आईएएस बन जाते? आईएएस देखिए, आईएएस नहीं, आईएएस का और एक देखिए अलग तरीका है, अलग हर डिपार्टमेंट का, हर कर्मचारी का अलग। देखिए जो कंपनी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट प्रॉफिट करके दे रही है उसे कैसे गिराया जाए ताकि वो नुकसान में आ जाए। ये आपकी बात सही है कि जो प्रॉफिट में है उसको अगर सरकार गिराती है तो ये बिल्कुल गलत बात है। और वो आपकी सरकार भी करती थी, इनकी सरकार भी करती है। हमारी सरकार ने जो कंपनियां जो भी प्राइवेट सेक्टर को दी होंगी, आप लोग आपने बोला कि हमने ये किया। राजेश जी आपने कहा कि हमने देश को ये दिया, श्रमिकों को ये दिया, सच्चाई सामने लाकर रख दी गई, सरकार ने दी हो। अब यहाँ पर तो कम से कम मान लीजिए कि नीतियों में खामियां थी। पिछले 50 सालों में देखिए जब सरकार चलाते कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जिसने खूब ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हो। मजदूर वर्ग चले जाइए, किसान वर्ग चले जाइए, किसी भी वर्ग में चले जाइए, प्रोविजन भी करें। चलिए समझ गया कांग्रेस से मेरे को क्या जवाब मिलने वाला है, मैं समझ गया। अब मैं सीधा सवाल मैं देखिए वक्त मेरे पास कम है, मैं चाहता हूं कि कोई निष्कर्ष निकले। संदीप जी, मुलाकात की जाएगी, बात की जाएगी? देखिए सरकार कहीं ना कहीं देखिए जो भी ट्रेड यूनियन आज हड़ताल में शामिल थे उनकी बातों पे सरकार गौर करेगी और जो चीजें अभी तक नहीं कर रही है ना। मुझे ये देखिए अभी तक लोग
अगर चर्चा लगातार होती रहती है। आप खुद सोचिए 2015 के बाद से हर बार जो पहले बताते हैं कि 2 तारीख को वो हड़ताल करते थे, लेकिन इस बार जनवरी में किया है और 2015 के बाद से कोई मुलाकात नहीं हो रही है। 16, 17, 18 3 साल का बीच में गैप हो गया है। सरकार आपकी थी, 4.5 कंप्लीट हो गए, 5 पूरे होने वाले हैं। अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो कैसे आप संतुष्ट करेंगे? कम से कम सुनिए तो उनकी क्या कह रहे हैं। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतने लंबे दौर तक बात नहीं हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सरकार की नीतियों से संतुष्ट थे, इसलिए आप शांत बैठे थे। अब आपको लगा कहीं ना कहीं इलेक्शन है तो अगर इसमें कुछ सरकार जवाब नहीं दे रही थी, कुछ फायदा मिल सकता है, सरकार जवाब नहीं दे रही थी। आप ये मत बोलिए कि सरकार की नीतियों से संतुष्ट थे तो फिर हड़ताल नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते। सरकार जवाब नहीं दे रही थी, सरकार को जगाना चाह रही थी कि कम से कम सरकार एक बार बात तो करे। नहीं तो आपको अब तो फिर है ना, ये नहीं लगा कि इलेक्शन के समय ही क्यों हड़ताल की जा रही है? देखिए क्योंकि शायद क्योंकि अभी तक आपने सुना नहीं जो हो रहा है वो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि अभी तक आपने सुना नहीं। तो हो सकता है कि इलेक्शन के वक्त पर जो सो रहे हैं वो लोग जाग जाएं, उनके कानों तक आवाज पहुंच जाए। जैसे सवर्णों की नाराजगी को लेकर अब जो भी किया जा रहा है वो कम से कम ऐसा ही है। यहाँ पर भी यही श्रमिक भी यही चाह रहे हैं। इसका एक पहलू हिमांशु जी ये भी है कि सरकार कुछ चीजों पे ऑलरेडी डिसीजन ले चुकी है और उनका कुछ कहीं ना कहीं सरकार घोषणा करने वाली है, तो ये लोग सिर्फ उसका माइलेज लेना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं यानी पवन जी के मिश्रा जी कुछ नहीं होने वाला बोल दिया गया, यानी कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं। आप इशारा समझ रहे हैं ना बीजेपी का? कुछ नहीं होने वाला। संदीप जी एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या 2015 में चुनाव था? क्या 2016 में चुनाव था? जब 2 सितंबर 2015 को और 2 सितंबर 2016 को ये ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक की थी? नहीं देखिए, चुनाव 2017 में चुनाव था क्या? देखिए इस देश में चुनाव तो सिर्फ 2 सितंबर 18 की जगह हमेशा किसी न किसी स्टेट में होता रहता है। अच्छा, तो हर चीज को लाभ तो जोड़ दिया जाता है, ये होते हैं हमारे राजनीतिक दल। दूसरी चीज मैं तो कहता हूं ना कि आप सीपीआई और सीपीएम जहां उनकी सरकारें हैं वामपंथियों से कहिए कि एग्जांपल सेट करें जिससे कि केंद्र सरकार दबाव में आए। आप करवाइए लोगों की समस्याओं को दरकिनार यहाँ पर किया जाए, जो आवाज उठाए उसे वामपंथ से जोड़ दिया जाए और जो आवाज अभी निकल के सामने आ रही है, चर्चा हो रही है, उससे उम्मीद नहीं लग रही कि इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए और सरकार को जागना होगा, सरकार को समझना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक बीच का रास्ता निकालिए, कम से कम बातचीत तो कीजिए और बातचीत से ही समाधान निकलता है। जैसे आप गठबंधन करने के लिए, सीट शेयरिंग के लिए बातचीत करते हैं, रूटों को मनाते हैं, बिहार में देखा है, वैसे कुछ यहां पर भी करिए, हो सकता है कि आगे कुछ फायदा हो जाए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।